हेलो एंड वेलकम टू जेके मैथ्स। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें वन चैप्टर वन शॉट लेके हम लोग जेके एसएसबी फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड का जो भी अभी एग्जाम होने वाले हैं जेके एसएसबी के रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, वो भी चलेगा। उसके लिए हम लोग एक सीरीज हमने लॉन्च की थी मैथ्स की स्पेशली, जिसमें एक चैप्टर एक वीडियो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं और उसके बाद अगले वीडियो पे हम उसके चैप्टर के एमसीक्यूज देखेंगे। तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज हम क्या करेंगे, आज हम उसके एमसीक्यूज देखेंगे। ठीक है, एमसीक्यूज कैसे देखेंगे, ऐसा नहीं कि एक ही टाइप के 10 एमसीक्यूज देख लेंगे तो ऐसे करके मैं कुछ 100 एमसीक्यूज ले आऊँगा उस पर, नहीं, डिफरेंट तरीके के एमसीक्यूज देखेंगे। जो टॉपिक जो हमारा कुछ हो सकता है कि कुछ कंसेप्ट जो है वो अगर चैप्टर में छूट गया होगा तो मैं एमसीक्यू में कवर कर दूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं कैसे, जीमेल का लिंक ये है, जीमेल पे भी आप लोग अपना फीडबैक दे सकते हैं, आप लोग का डाउट वगैरह भी पूछ सकते हैं। उसके बाद आपका टेलीग्राम है, टेलीग्राम लिंक आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको जितना भी पीडीएफ है, इसका नोट्स हैं जो भी हैं, आपको वहाँ पे मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक रहेगा, वहाँ से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा पहला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें से नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। पहले हम 10 से 12 एमसीक्यूज जो है थोड़े से बिगिनर लेवल वाले पढ़ेंगे, मतलब बेसिक लेवल पढ़ेंगे, उसके बाद थोड़ा सा एमसीक्यू लेवल इंक्रीज होगा। ठीक है, तो कौन सी इसमें से लीनियर इक्वेशन है। अब मैं सबसे पहले आपका दिमाग बताता हूँ, टू वेरिएबल में कौन सी इक्वेशन, आपका दिमाग बताता हूँ, आप क्या करोगे, क्या देखोगे आप। 2 वेरिएबल्स हैं तो इसका मतलब यहाँ पे तो एक वेरिएबल है, नहीं होगा, खत्म। यहाँ पे भी 2 वेरिएबल दिख रहा है, ये भी हो सकता है। यहाँ पे भी 2 वेरिएबल दिख रहा है, ये भी हो सकता है। यहाँ पे भी 2 वेरिएबल दिख रहा है, ये भी हो सकता है। अब यहाँ पे हो जाओगे कंफ्यूज, क्योंकि पूरा क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा होगा। लास्ट वाली जो लाइन है, लास्ट वाला जो वर्ड है, उस पर ध्यान दिया होगा, 2 वेरिएबल पे। अब ध्यान से फिर से पढ़ो कि लीनियर इक्वेशन पूछा है। मैंने क्या बोला था, लीनियर इक्वेशन वो होता है जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होती है, 1 होती है, वेरिएबल की पावर 1 होती है। तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि वेरिएबल की पावर 2 है, ये भी गया। अब बोलोगे इसमें भी वेरिएबल की पावर 1 है और जो ऑप्शन डी है उसमें भी वेरिएबल की पावर 1 है, अब क्या करें। उसके बाद मैंने क्या किया था, आपको एक जनरल इक्वेशन बताई थी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल इक्वेशन क्या होती है, वो होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म की इक्वेशन होती है जिसमें a एंड b नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। कहीं भी आपने यहाँ पे इस इक्वेशन में x और y की मल्टीप्लिकेशन देखी, नहीं देखी। अब देखो फोर्थ ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, फोर्थ ऑप्शन में क्या है, y इक्वल्स टू 1/x। तो जब मैं x को यहाँ लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, xy इक्वल्स टू 1। तो क्या ये यहाँ पे जनरल इक्वेशन में क्या आपने कहीं पे xy की मल्टीप्लिकेशन देखी थी, नहीं सर, बिल्कुल नहीं देखी। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 आपका बचा। किस फॉर्म में है, ax, यहाँ पे a क्या है 1, by, b क्या है यहाँ पे 4 और c क्या है आपके पास 7। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन है, आगे जाना ही नहीं है आपको, लीनियर इक्वेशन है। तो मैंने दूसरा पॉइंट आपको ये बताया था कि लीनियर इक्वेशन होगा तो उसका ग्राफ कैसे होगा, लीनियर मतलब स्ट्रेट, तो स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन उसका ग्राफ होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज कितने सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, 2 सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा। अब ये पॉइंट भी आपको बता रखा था कल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो सोल्यूशन क्या हो सकता है, नो सोल्यूशन भी हो सकते हैं, यूनिक भी हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी भी हो सकते हैं, 2 सोल्यूशन भी हो सकते हैं। तो क्या करें, अब देखो ध्यान से पढ़ो, अ लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन ली है 2 वेरिएबल की, तो जहाँ पे कुछ नहीं आ रहा हो उसको सपोज कर लो। मैंने एक लीनियर इक्वेशन ले ली 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, मैंने ऐसा ले लिया। अब मुझे खुद बताओ, आप बताओ, मैं नहीं बोलूँगा कुछ भी, आप बताओ कि अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूँ, सपोज मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है, मैंने ऐसे किया, x की वैल्यू मैंने रखी 1 या x की वैल्यू मैंने रखी 0, तो ये क्या हो गया 0, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अब दूसरे में मैंने क्या किया, y की वैल्यू क्या रखी 0, तो ये क्या हो गया 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अगली बार मैंने किया, x की वैल्यू कितनी रखी 1, जब x की वैल्यू 1 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा 4, वहाँ जाएगा तो 8 माइनस 4, तो 4, 2y इक्वल्स टू 4, तो y कितना हो जाएगा 2। तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, मैं जितनी जितनी x की वैल्यू रखता जाऊँगा उतनी उतनी मेरी y की वैल्यू आती जाएगी। इसका मतलब क्या इसका नो सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन तो आ रहे हैं, ये भी नहीं हो सकता। क्या इसका एक ही सोल्यूशन है, ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे सोल्यूशन आ रहे हैं। 2 सोल्यूशन है, 3 तो मैंने ही बता दिया आपको। इसका मतलब इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होंगे। इसका मतलब अगर कोई एक लीनियर इक्वेशन है,
अगर पूछा जाए कि उसके कितने सोल्यूशन होंगे, उसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होंगे। क्यों? क्योंकि जितनी जितनी मैं वैल्यूज ऐड डालता जाऊंगा x में, उतनी वैल्यूज मेरे पास किसके आती जाएंगी, y की। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ, जितनी वैल्यूज मैं y में डालता जाऊंगा उतनी वैल्यूज किसकी आती जाएंगी, x की। तो क्या बोलूंगा, आंसर क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन जिसका आंसर होगा। उसके बाद है इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन देन द लाइंस आर। अब मैंने 3 ग्राफ कल बनाए थे, एक था यूनिक सोल्यूशन का, एक था आपका नो सोल्यूशन का, एक था आपका इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस का। मैंने बोला था यूनिक के केस में इंटरसेक्ट करती हैं, नो सोल्यूशन के केस में पैरेलल आती हैं, इसके केस में कोइंसाइड होती हैं। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन मतलब कहीं भी मिल ही नहीं रहे, वो मिल ही नहीं रहे, इसका मतलब कैसी लाइंस होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है, समझ आ गया। चलो, द पेयर ऑफ इक्वेशन, ये 2 इक्वेशनें दी हैं, हैज, इसमें कौन सा सोल्यूशन होगा। अब जब हमको चेक करना होता था कौन सा सोल्यूशन होता था, तो हम लोग क्या करते थे, a1/a2, b1/b2, c1/c2 ऐसे चेक करते थे। ठीक है, 3 कंडीशंस होती है हमारे पास। अब यहाँ पे a1 क्या है, पहली इक्वेशन अगर मैं देखूँ तो a1 क्या है, 1। दूसरी इक्वेशन में देखूँ a2 क्या है, 2। आगे देखता हूँ b1 क्या है, 2, और b2 क्या है, 4। आगे देखता हूँ c1 कितना है, 5, और c2 कितना है, 10। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ 1/2, इसको काटूंगा तब भी क्या आएगा, 1/2, इसको काटूंगा तब भी क्या आएगा, 1/2। तो ये तो सारा सेम ही हो गया। जब सारा सेम हो जाता है तब क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस मतलब कैसे सोल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस, इसका आंसर हो जाएगा। आपको कंडीशन याद होगी, यूनिक सोल्यूशन में क्या होता था, यूनिक सोल्यूशन में ये दोनों बराबर नहीं होते थे, ये यूनिक सोल्यूशन होता था। इनफाइनाइटली सोल्यूशन में क्या होता था, ये तीनों बराबर होते थे। और नो सोल्यूशन में क्या होता था, ये दोनों बराबर होते थे लेकिन ये बराबर नहीं होता था। ठीक है, तो कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी, डायरेक्ट भी एमसीक्यूज में पूछी जाती है कंडीशन। उसके बाद है इफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस, ये 2 इक्वेशंस है हमारे पास, आर पैरेलल। अब इसने बता दिया हुआ इक्वेशन में कि लाइंस क्या है, पैरेलल। लाइंस जब पैरेलल होती हैं इसका मतलब कौन सा सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन। जब नो सोल्यूशन होता है तो अभी मैंने पीछे रिपीट किया, तो क्या कंडीशन होती है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। अब यहाँ पे a1 की जगह क्या दिया है, a, और a2 की जगह क्या है, d, इक्वल्स टू b2 की जगह क्या है, b1 की जगह क्या है, b, और b2 की जगह क्या है, ये है ना, b2 की जगह दूसरी इक्वेशन में e, और नॉट इक्वल्स टू c/f। तो ये देख लो कौन सी कंडीशन है, a/d इक्वल्स टू b/e इज नॉट इक्वल्स टू c/f। तो कौन सा हो जाएगा, पहला वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगर पूछा होता यूनिक सोल्यूशन, तो यूनिक सोल्यूशन के केस में कौन सा आंसर हो जाता, यूनिक के केस में ये आंसर हो जाता। अगर पूछा होता इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट के केस में ये आंसर हो जाता। ठीक है, आगे समझ चलें आगे। द सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये इक्वेशन 1 है, ये दूसरी इक्वेशन, आपको इसका सोल्यूशन पूछा है। कल मैंने आपको चीख के बताया था कि सोल्यूशन क्या होता है, वो वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल की वो वैल्यूज, कौन सी वैल्यूज, वेरिएबल की वो वैल्यूज जिसको मैं किस में डालूं, जिसको मैं इक्वेशन में जब पुट करूं तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ जाए, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। इसका मतलब मुझे फाइंड क्या करना है, यहाँ पे मुझे एक्स और वाई की ही वैल्यू फाइंड करनी है और कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। कल मैंने आपको बताया था, एक तो है आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक तो है आपका एलिमिनेशन मेथड। आप दोनों में से कोई भी मेथड ट्राई कर सकते हो, लेकिन अभी मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। ये छोटी छोटी इक्वेशन दिख रही है, आप सीधा ऑप्शन में जाओ। तो अगर मैं पहला ऑप्शन चूज करूँ, एक्स की जगह अगर मैं 3 रखूँ और इसमें डाल, ये वाली इक्वेशन ले लूँ मैं, अगर ध्यान से देखना, अगर मैं ये इक्वेशन ले लूँ x - y = 4, और ऑप्शन कौन सा ले लूँ मैं, पहला वाला। तो पहला ऑप्शन क्या है मेरे पास, x की वैल्यू कितनी है 3, माइनस y की वैल्यू कितनी है -1, तो क्या मेरा 4 आया। हाँ जी, पहली इक्वेशन तो सेटिस्फाई करेगी। अब मैं चेक करता हूँ कि इसी के लिए दूसरी इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। x कितना है 3, y कितना है -1, तो सेटिस्फाई कर रही है। तो सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा, बाकी चेक करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको एक चेक करना भी है कोई, तो चेक कर सकते हो। अगर मैं ये वाला ऑप्शन ले लूँ 1 और 3, तो यहाँ पे 1 रखूँ, यहाँ पे 3 रखूँ, तो 2 आता है, लेकिन है कितना 4, तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये तो गलत हो गया। कोई ऑप्शन से भी आप लोग कर सकते हो, मर्जी आपकी है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ के, किसकी वैल्यू, वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, 2 इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, हैज अ यूनिक सोल्यूशन। अब वो बोल रहा है के की कौन सी वैल्यू पे इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए मैंने आपको क्या बताया था, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होना चाहिए, आगे जाना ही नहीं है। तो a1 क्या है 2, a2 क्या है 3 इज नॉट इक्वल्स टू b1 क्या है k,
और B2 क्या है -5। ये याद रखना, माइनस को स्किप मत करना, जहाँ पे माइनस है माइनस लेके चलना है साइन के साथ। तो यहाँ से 5 यहाँ गया, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी ना, तो k इज नॉट इक्वल्स टू -3/10। तो k जो है वो -3/10 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो है k को इक्वल्स टू 10/3 भी दिया है, ठीक है। तो ये मत लगा के आ जाना, नॉट इक्वल्स टू आएगा तो आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन, k इज नॉट इक्वल्स टू 10/3। समझ आ गया। चलो आगे। अब इस पे मैं चाहूँ तो आपको 10 क्वेश्चन दे दूं और, लेकिन फायदा क्या है उस चीज़ का, एक क्वेश्चन आगे आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तो ज़्यादा ब्रॉड आपका एरिया बनेगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। आगे चलो। द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज़, अब ये जो इक्वेशन है इसके कैसा सोल्यूशन होगा, ये मैंने आपको पीछे एक बता भी दिया कैसे करना है, वही a1/a2 b1/b2 करके ये आपको खुद करना है। होमवर्क तो नहीं बोलूँगा, ठीक है, आपको खुद करना है, कर लेना इसको। चलो आगे। द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस इंटरसेक्ट्स द वाई एक्सिस। अब मैंने कल, ध्यान से सुनना फिर से, मैंने कल आपको ये चीज़ बताई थी कि x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट जो होता है उसका ग्राफ क्या होता है, पैरेलल टू y एक्सिस, और y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट जो होता है उसका ग्राफ होता है पैरेलल टू x एक्सिस। इसका मतलब अगर कोई ग्राफ y को कहीं पे काट रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे x क्या होगा, 0 होगा, और कोई ग्राफ x को अगर काट रहा है इसका मतलब वहाँ पे y क्या होगा, 0 होगा। ये पॉइंट याद रखना। अगर कोई ग्राफ x को काट रहा है, x एक्सिस को काट रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पे y 0 होगा। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस को काट रहा है वहाँ पे x 0 होगा। तो ये क्या कर रहा है, y एक्सिस को काट रहा है, इसका मतलब यहाँ पे x 0 होगा। तो यहाँ पे x 0 नहीं है, ये तो गया, यहाँ पे x 0 नहीं है, ये तो गया। इसका मतलब इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। तो अगर x 0 है तो मैं यहाँ पे पुट करके देखता हूँ, x अगर 0 है तो y किसके बराबर आता है मेरा, y इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है आपको डायरेक्ट एमसीक्यू के फॉर्म में, तो याद रखना इस चीज़ को। चलो आगे। अब थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा लेवल, पहले 0 था, अब मान लो कि लेवल 3 और 4 पहुंच चुका है। द सम ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज 34। 2 पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब आप 2 नंबर मान के चलो, उनका सम कितना है, 34 है। तो मैं मान लेता हूँ एक नंबर है x, दूसरा नंबर है y, उसका सम कितना दिया है, 34। और मैंने क्या बोला, उसका डिफरेंस, मैंने नहीं बोला, उसने बोला उसका डिफरेंस कितना है, 8 है। अब बताओ कि भाई उनका प्रोडक्ट कितना होगा, क्या बताओ उनका प्रोडक्ट कितना होगा। अब आपके पास 2 इक्वेशन है। अब आपको दिख रहा है कि ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई है। अगर मैं दोनों इक्वेशनों को ऐड कर दूं तो क्या मेरा वाई और वाई कट जाएगा, तो ये कट गया। ऐड करूंगा तो x और x किसके बराबर आ जाएगा, 2x। यहाँ से ऐड करूंगा तो 34 और 8 कितना आ जाएगा, 42। यहाँ से x किसके बराबर आ गया, 21। जब x 21 आ गया तो x की 21 की वैल्यू को यहाँ तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, यहाँ तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो। तो मैं कहाँ पे कर रहा हूँ, दूसरी वाली में। तो 21 माइनस वाई इक्वल्स टू 8, यहाँ से 21 माइनस 8 इक्वल्स टू वाई हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको किसी भी इक्वेशन में आप लोग पुट करके देख सकते हो। ऐसा नहीं करना है आपको कि हाँ भाई मैंने इसमें किया है तो आप भी इसी में करो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो जब मैं ये करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। पूछा क्या है उसने, प्रोडक्ट, तो x इंटू वाई किसके बराबर हो जाएगा, 21 इंटू 13। तो 3 इंटू 1 3। अब देखो ऑप्शन में मुझे बाकी जाने की जरूरत नहीं है, क्यों मैं मल्टीप्लाई करूँ सारा जब मुझे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है 3। तो ये भी आपको चीज़ों में ध्यान रखना है, थोड़ा सा अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। वही सोच लो, ये जो बचा इसको मल्टीप्लाई करेगा 4 से 5 सेकंड तो जाएंगे, लेकिन आपने ये सिर्फ ये देखा, ये ऐसे भी नहीं लिखना है। तो ये 1 है, ये 3 है, तो लास्ट में 3 आने वाला है। देखा एक बार कि एक ही ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन इसका सही हो गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको टाइम बचाएंगी आपका, ठीक है। चलो आगे। x प्लस वाई इक्वल्स टू 19, x माइनस वाई इक्वल्स टू 7। तो x y किसके बराबर होगा, ये भी आपको खुद करना है। ये सेम क्वेश्चन है जैसे ऊपर है, ठीक है, हो जाएगा। चलो फिर अब आगे। ये वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ये वाले क्वेश्चन तो बहुत अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन अच्छा भी होता है, थोड़ा सा लेंदी बन जाता है थोड़ा सा क्वेश्चन ये, अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो। 3 चेयर्स एंड 2 टेबल, कल भी मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन करवाए थे। 3 चेयर्स एंड 2 टेबल्स, एंड मतलब प्लस, एंड 2 टेबल्स की कितनी कॉस्ट है, 700। 5 चेयर्स प्लस 3 टेबल्स की कॉस्ट कितनी है, 1100 रुपये। बताओ 1 चेयर और 2 टेबल्स की कितनी कॉस्ट होगी। अब यहाँ पे मैंने क्या, अब यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई। तरीके आपके पास क्या है, 2 तरीके हैं। 2 तरीके क्या है आपके पास, एक तो है कि किसी एक इक्वेशन को उठाओ
उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो और दूसरे में सब्स्टिट्यूट करो। दूसरा क्या है आपके पास, एलिमिनेशन मेथड। तो जब भी हम सॉल्व करते हैं तो हम 99% कौन सा मेथड फॉलो करते हैं, एलिमिनेशन ही फॉलो करते हैं। सॉरी, एलिमिनेशन मेथड में आपको क्या करना है, किसी एक वेरिएबल को सेम बनाना है। यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे क्या है 5, तो मुझे इनको बराबर बनाना है। तो बराबर बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, 5 को ऊपर वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दूंगा और 3 को नीचे वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जब मैं ऐसा करूंगा तो 5 को ऊपर वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनेगा, ऐसा बनेगा, बिल्कुल सही। 3 को नीचे वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई करूंगा तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, बनेगा, ठीक है। चले आगे, ये क्या बन गया, 15c प्लस 10t इक्वल्स टू 7 × 5 3500। 15c प्लस 9t इक्वल्स टू 3300 बन गया। अब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्यों, क्योंकि अगर मैंने फिर भी ऐड कर दिया तो ये कटेगा नहीं ना, तो मैं क्या करूंगा, इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा। कल मैंने क्या बोला था सब्ट्रैक्ट के लिए, यहाँ पे क्या लगा दो, माइनस। अब आपको ऊपर वाले साइन नहीं देखने हैं, अब आपको यही साइन देखना है जो हमने माइनस का लगाया। ये तो कट गया, 10 में से 9 गए तो 1 t बचा, 3500 में से 3300 गए तो कितना बचा, 200। तो टी की कॉस्ट, टी क्या है, टी शर्ट है कि क्या है, टेबल है, सॉरी। तो टी क्या आ गया, टेबल की कॉस्ट कितनी आ गई, 200 रुपया। जब टेबल की कॉस्ट 200 रुपया आ गई, इस टेबल को मैं या तो इसमें पुट करूं या तो इसमें पुट करूं तो क्या आ जाएगी, चेयर की कॉस्ट आ जाएगी। आपकी मर्जी है, मैं पहले वाले में पुट करने वाला हूँ। तो 3c प्लस 2 इंटू टेबल की कॉस्ट 200 इक्वल्स टू 700। यहाँ से कितना हो गया, 400। तो 3c इक्वल्स टू 700 माइनस 400, 3c इक्वल्स टू 300, तो c इक्वल्स टू 100। तो यहाँ से क्या हो गया, चेयर की कॉस्ट कितनी होगी, 100, और टेबल की कॉस्ट कितनी होगी, 200। अब पूछा क्या है उसने, 1 चेयर एंड 2 टेबल। तो 1 चेयर मतलब 100, 2 टेबल मतलब 400, तो टोटल कितना हो गया, 500 हो गया आंसर। समझ आ गया। चलो आगे, नहीं आया तो दोबारा से आप लोग एक बार रिपीट करके देख सकते हो, कोई इशू नहीं है, 2 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे, कोई बात नहीं। अगला क्या है, द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल 4 पेन्स एंड 8 इरेजर्स। कल भी मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था। 2 पेंसिल, एक सेकेंड, ठीक है, क्या दिया है, 2 पेंसिल प्लस 4 पेन प्लस 8 इरेजर्स, कितनी कॉस्ट है, 12 रुपये। उसके बाद 8 पेन्स। अब ध्यान से देखना, पहले इन्होंने क्या लिखा था, पेंसिल, यहाँ पे क्या लिखा है, पेन, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, पहले क्या है, पेंसिल, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 10 पेंसिल, बोलो पेंसिल, तुम्हारी शादी कैंसिल, ठीक है। उसके बाद 8 पेन, उसके बाद 4 इरेजर, इसकी कितनी कॉस्ट दी है, 36 दी है। अब पूछा क्या है उसने, पूछा है 3 पेंसिल 3 पेन प्लस 3 इरेजर्स, इसकी कॉस्ट पूछी है। तो निकाल लेंगे क्या, कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो क्या करें, अब कल मैंने ये चीज़ आपको बताई थी कि यहाँ पे ये मत बोलना कि 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल, वेरिएबल तो 3 है, इक्वेशंस कितनी है, 2, तो सॉल्व नहीं होगा। सॉल्व अगर नहीं होता तो यहाँ पे एक ऑप्शन डाउट के लिए क्या दिया होता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो यहाँ पे वो ऑप्शन तो है ही नहीं, तो इसका मतलब वो वाली चॉइस तो बिल्कुल ही हट गई, हमको सोचना भी नहीं है उस बारे में। इसका मतलब सॉल्व तो ये बिल्कुल होगा। अब सॉल्व कैसे होगा, आपको उस पर ध्यान देना है। तो सोचते हैं थोड़ा सा कैसे सॉल्व होगा। कल मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी कि पहले तो ये देखो कि कौन सी चीज़ मल्टीप्लिकेशन में है। जो चीज़ मल्टीप्लिकेशन में होती है, अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो इसका मतलब वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा करना क्या है। अब यहाँ पे मैं देखूँ तो 4 और 8 या फिर 2 और 8 मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे 4 और 8 मल्टीप्लिकेशन में है, इसका मतलब सॉल्व तो हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है सॉल्व नहीं होगा, ये दूसरा तरीका है चेक करने का कि सॉल्व होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब सॉल्व करना कैसे है, तो तरीका क्या है, यहाँ पे तरीका है। अब सबसे पहले तो ये देखो आपको चाहिए क्या, 3 पेन 3 पेंसिल और 3 इरेजर। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें सेम सेम चाहिए। जब सारी चीज़ें सेम सेम चाहिए होती हैं तो उस केस में या उस केस में भी या फिर कुछ भी दिया हो, पहली प्रेफरेंस किसको दो, दोनों को ऐड करके देखो। पहली प्रेफरेंस दो, दोनों को ऐड करके देखो, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट करके देखो क्या वैसा बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपके पास ये एक बहुत से आसान तरीका है। सबसे पहले अप्रोच क्या करो, ऐड करके देखो, फिर सब्ट्रैक्ट करके देखो। मैक्सिमम 99% जो है आपका इसी से सॉल्व हो जाएगा। अगर इसी से सॉल्व नहीं होता है फिर आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन वाला। मल्टीप्लिकेशन मतलब वेरिएबल क्या करने हैं, सेम करना है। वो उस केस में करना है जब ये दोनों अप्लाई नहीं होंगे। तो पहले ऐड करके देखते हैं। ऐड करके अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो क्या बन जाएगी, 12 पेंसिल बन जाएगी। उसके बाद क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पे
12 पेन बनेंगे, यहाँ क्या बनेगा 12 इरेजर बनेंगे, और यहाँ क्या बनेगा 48 बनेगा। यहाँ पे आपको क्या दिखा 12 12 12 एक साथ आ गया, सेम आ गया। हमको चाहिए भी क्या, सेम सेम ही चाहिए, लेकिन हमको 3 चाहिए। तो मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ 4 कॉमन ले लेता हूँ। 4 कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा 3 पेंसिल, इसको हटा देते हैं। 3 पेंसिल, एक सेकेंड रुको, सॉरी। तो क्या बचेगा मेरे पास 3 पेंसिल प्लस 3 पेन प्लस 3 इरेजर इज इक्वल्स टू 48। तो यहाँ से क्या बराबर आ जाएगा 3 पेंसिल प्लस 3 पेन प्लस 3 इरेजर इक्वल्स टू 48 डिवाइडेड बाय 4, जो कि कितना हो गया 12 हो गया। तो 3 पेंसिल 3 पेन 3 इरेजर की कॉस्ट कितनी आ गई 12 रुपीज़ आ गई। ऐसे क्वेश्चंस को करने का आसान तरीका सबसे क्या है, यही सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले ऐड करके देखो, फिर सब्ट्रैक्ट करके देखो। मैक्सिमम में तो ऐड और सब्ट्रैक्ट में 99.9 केसेस में ऐसे ही आ जाएगा। अगर उससे नहीं आया उसके बाद आपको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करके देखना है। जैसे हमारा पिछला वाला क्वेश्चन था, ये था, ठीक है। अब इसने पूछा क्या था 1 चेयर और 2 टेबल। अब अगर मैं यहाँ पे ऐड करता तो मैं क्या करता, यहाँ पे आता 8 चेयर प्लस 5 टेबल्स, इसकी कॉस्ट कितनी आती 1800 रुपया। यहाँ से तो मेरे पास कुछ नहीं निकल पा रहा था, हमको 1 चेयर और 2 टेबल चाहिए थी, नहीं निकल पा रहा था, इसलिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ा वेरिएबल सेम करना पड़ा। लेकिन यहाँ पे जब मैंने ऐड किया तो मैंने देखा सब सेम आ रहा है, चाहिए भी क्या सब सेम, तो वहाँ से 4 कॉमन लेके मेरा आसानी से क्वेश्चन निकल गया। छोड़ना नहीं है कुछ भी, याद रखना। चलो आगे चलते हैं। ये थोड़े से ठीक लेवल के क्वेश्चन है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत बढ़िया लेवल है ये, ऐसा भी नहीं है, लेकिन अच्छा लेवल है। उसके बाद आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, हैज़ अ नो सोल्यूशन। ऐसे वाले क्वेश्चन मैं 2-3 करा चुका हूँ आपको। नो सोल्यूशन के लिए क्या होगा मैंने आपको बताया, a1/b1 इक्वल्स टू a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो वहाँ से आपको पी की वैल्यू निकालनी है, आसानी से आप लोग निकाल सकते हो, निकाल लेना इसको, ठीक है। उसके बाद है ये भी वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे एक यहाँ पे क्या है, डज नॉट हैव अ यूनिक सोल्यूशन। मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या पूछा होता है, हैव अ यूनिक सोल्यूशन, कि कौन सी ऐसी वैल्यू है p की जिसपे इन इक्वेशंस का यूनिक सोल्यूशन आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि किस पे यूनिक सोल्यूशन नहीं आएगा। तो इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। तो पहली क्वेश्चन क्या है ये, दूसरी क्वेश्चन क्या है ये। तो मैं क्या करूँगा a1/a2 b1/b2। यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होता है ये, इसका मतलब p इज नॉट इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे क्या हो गया, फॉर यूनिक सोल्यूशन p क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। तो क्या हुआ, p जब 4 के बराबर नहीं होगा तब इन इक्वेशंस का क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। समझ आया, ये उसने पूछा था, ठीक है। अब उसने पूछने में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया कि डज नॉट हैव अ यूनिक सोल्यूशन, मतलब यूनिक सोल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब p की वैल्यू 4 छोड़ के कोई भी वैल्यू होगी, अगर इसके हिसाब से आंसर देना होगा ना, तो आंसर क्या होगा कि 4 को छोड़ के कोई भी वैल्यू होगी तो उस पर यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा। लेकिन ये क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है, इसको क्या करो, इसको यूनिक सोल्यूशन नहीं मान के चलो कि कौन सी p की वैल्यू है जिसपे इनका यूनिक सोल्यूशन होगा। तो p 4 नहीं होना चाहिए, ठीक है, p 4 नहीं होना चाहिए। तो आंसर क्या आ जाएगा 4। कभी कभी क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाती है। चलो अब ये जो क्वेश्चन है ये एक अलग से कंसेप्ट है, ये मैंने कंसेप्ट कल आपको उसमें नहीं बताया था, तो यहाँ पे एक कंसेप्ट ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसके लिए पहले मुझे कंसेप्ट बताना पड़ेगा, तो पहले बाकी क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर लास्ट में हम लोग उसका कंसेप्ट देखते हैं। हाँ, अब क्या है, द वीकली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो 4:3। अब रेशो के क्वेश्चन भी इसमें आते हैं, एजिस के क्वेश्चन भी इसी में आते हैं, ये सारे लीनियर इक्वेशन में आते हैं। चैप्टर चाहे अलग अलग दिया है, लेकिन ये सारे के सारे लीनियर इक्वेशन में ही आते हैं। एंड देयर वीकली एक्सपेंडिचर आर इन द रेशो दिस एंड ईच सेव्स इतना पर डे, फाइंड देयर वीकली एक्सपेंडिचर्स। देखने में तो क्वेश्चन बहुत आसान लग रहा है, लेकिन बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं क्या मान के चलता हूँ, ए का वीकली इनकम कितनी है 4x, बी की वीकली इनकम कितनी है 3x। ये क्या मैंने मान के चली, ये मैंने मान के चला इनकम। अब मैं मान के चलता हूँ एक्सपेंडिचर, ए का एक्सपेंडिचर कितना है, ये वीकली दिया है, याद रखना, ये काम आएगा, ये काम आएगा वर्ड वीकली। आप लोग क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ते हो इसीलिए गलत हो जाता है, वीकली काम आएगा। उसके बाद एक्सपेंडिचर ए का कितना दिया है, मान लेता हूँ 9y। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे 9x क्यों नहीं लिया, क्योंकि x तो मैंने किसके लिए दिया है, इनकम के लिए। अब एक्सपेंडिचर एक अलग
वेरिएबल है, अलग टर्म है, तो उसके लिए मुझे वेरिएबल भी क्या लेना पड़ेगा, अलग से लेना पड़ेगा। तो बी क्या है मेरे पास 5y। अब मेरे पास इनकम, पहले इनकम ए की माइनस ए का एक्सपेंडिचर किसके बराबर दिया है, सेविंग होता है, सेविंग है 400। अब यहाँ से होगी गड़बड़, क्यों, क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर क्या दिया है वीकली, लेकिन सेविंग क्या दी है पर डे की, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 7 से मल्टीप्लाई, यहीं से गड़बड़ होती है। 3x इनकम माइनस 5y एक्सपेंडिचर और 400 सेविंग इंटू 7, ये आ गया। क्या बोला उसने, ईच सेव्स, तो दोनों का कितना होगा 700 होगा। अब यहाँ से क्या निकालना है आपको, क्या पूछा गया उसने, फाइंड देयर वीकली एक्सपेंडिचर पूछा, हमको एक्सपेंडिचर निकालना है। तो इतने तक समझ आ गया। तो यहाँ पे मैं इसको भी ऐसे लिख लेता हूँ, 2800 हो गया, ये भी कितना हो गया 2800। अब मुझे दिख रहा है ये दोनों सेम है, तो अगर इनकी राइट हैंड साइड सेम है तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी, बिल्कुल सर बोल सकते हो। तो मैं क्या करूँगा 4x माइनस 9y को क्या लिख दूंगा इक्वल्स टू 3x माइनस 5y। यहाँ से x वाले टर्म एक तरफ, y वाले टर्म एक तरफ, तो 4x मैं क्या लिखूंगा 4x माइनस 3x इक्वल्स टू 9y माइनस 5y। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x इक्वल्स टू 4y। यहाँ से मेरा x किसके बराबर आ गया 4y के बराबर। अब ये x इक्वल्स टू 4y मैं कहीं पे भी पुट करूँ, मैं पहली वाली में पुट करूँ इसमें, या मैं दूसरी वाली में पुट करूँ इसमें, वो मेरी मर्जी है, आपकी जो मर्जी होगी आप उसमें पुट करो, मैं पहली वाली में पुट करने वाला हूँ। तो जब मैं पुट x इक्वल्स टू 4y इन इक्वेशन 1, तो 4 और x की जगह 4y माइनस 9y इक्वल्स टू 2800 आ गया। यहाँ से मैं लिखता हूँ 16y माइनस 9y इक्वल्स टू 2800, 16 में से 9 गए तो 7y इक्वल्स टू 2800, तो y कितना आ गया 7 इंटू 4, तो y आ गया हमारे पास 400। y 400 आ गया। आपको पूछा क्या हुआ है वीकली एक्सपेंडिचर, y अगर 400 है किसका, दोनों का, y अगर 400 है तो a का एक्सपेंडिचर कितना है 9 इंटू 4 3600 हो जाएगा, और b का कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 2000। ठीक है, तो 3600 और 2000 इसका क्या आ जाएगा एक्सपेंडिचर सॉरी एक्सपेंडिचर आ जाएगा y 200। तो a का एक्सपेंडिचर कितना है 9y विच इक्वल्स टू 9 इंटू 400, तो 3600, और b का एक्सपेंडिचर किसके बराबर आ जाएगा 5y विच इक्वल्स टू 5 इंटू 400, कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा। इसको करने का शॉर्टकट तरीका भी है, बट अभी मैं उस शॉर्टकट पे नहीं जा रहा। शॉर्टकट के जो वीडियोस हैं वो मैं अलग से अपलोड कर दूंगा, वो एक कंसेप्ट है, एक कंसेप्ट के लिए फिर मुझे ये बीच में घुसाना पड़ेगा वो वाला कंसेप्ट भी, इसलिए उसको मैं अलग रखूँगा। शॉर्टकट है 15 से 20 सेकंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम यही देखते हैं। चलो, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 10, ये मैंने बताया अभी आपको कि ये मुझे कंसेप्ट अभी पढ़ाना है, तो इसका मैं अभी पढ़ाता हूँ, बाकी क्वेश्चन करा के इसका कंसेप्ट देखते हैं। इफ़ 3/5 ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब हमेशा क्या है मल्टीप्लाई है, जहाँ पे भी ऑफ होगा वहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई। क्या बोला है 3/5 ऑफ 1/4 ऑफ ए नंबर, नंबर मैंने मान लिया x इज मतलब इक्वल्स टू 21, मल्टीप्लाई करूंगा सबको तो क्या आ जाएगा 3x डिवाइडेड बाय 20 इक्वल्स टू 21। यहाँ से x किसके बराबर आ जाएगा 21 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 3, ये 7 से कटा 140, आंसर आ गया खत्म। आसान सा क्वेश्चन था ये, पता नहीं कैसे डल गया। ये भी वही है, नया कंसेप्ट मुझे पढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद ये चलो, ये तो मैंने अभी पढ़ाया थोड़ी देर पहले। 5 शर्ट्स प्लस 7 ट्राउजर्स, इसकी कॉस्ट कितनी है 6150। 3 शर्ट्स इज इक्वल्स टू 4 ट्राउजर। अब उसने बोला है 3 शर्ट्स की कॉस्ट जो है वो 4 ट्राउजर के बराबर है। अब आप क्या करो, या तो 3 शर्ट्स, यहाँ दूसरी इक्वेशन में से किसी एक की वैल्यू निकालो, या तो शर्ट की वैल्यू निकाल लो या तो ट्राउजर की वैल्यू निकाल लो, और वो वैल्यू निकाल के कहाँ डाल दो, यहाँ पे डाल दो। तो मैं क्या कर रहा हूँ शर्ट की वैल्यू निकाल देता हूँ। शर्ट किसके बराबर है 4/3 इंटू ट्राउजर, ठीक है। और इस वैल्यू को मैं क्या करता हूँ पहली वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो 5s की जगह मैं क्या लिखूंगा 4/3t प्लस 7t इक्वल्स टू 6150। अब क्या होगा 20t/3 प्लस 7t इक्वल्स टू 6150। उसके बाद 20t प्लस 21t, इसका जो 3 है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 6150 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये कितना आ जाएगा 41t इक्वल्स टू 6150 मल्टीप्लाई बाय 3।
टी किसके बराबर आ जाएगा, थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, करेंगे ये इसके बराबर। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप छोड़ोगे क्यों, अब यहाँ पे देखो पहले ऑप्शन में क्या है आपको दिख रहा है, ऑप्शन में आपको दिख रहा है सारे वैल्यूज, कोई भी वैल्यू पॉइंट में नहीं है। जब पॉइंट में नहीं है इसका मतलब ये 41 से ये जो है वो डायरेक्ट कटने वाला है, ठीक है 41 से ये डायरेक्ट क्या है, कटने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग खुद भी अपना थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो कि पूछा क्या उसने, अच्छा 2 शर्ट्स एंड 2 ट्राउजर, इसका मतलब ये कटने वाला है, तो इसका मतलब कि हमको पॉइंट्स में कुछ नहीं आएगा, डायरेक्टली हम लोग करके देखते हैं। तो हमको क्या चाहिए 615 और 41, तो इसका मतलब लास्ट में तो 5 ही आएगा, क्योंकि तभी तो यहाँ 1 है यहाँ 5 है, तो लास्ट में क्या आने वाला है 5 आने वाला है। अब 5 से करेंगे तब तो नहीं होगा, 15 से करेंगे तो क्या हो सकता है क्या, तो मैं क्या करता हूँ 41 इंटू 15 को करके देखता हूँ। 41 इंटू 10 करूँगा तो 410 आएगा, ठीक है, और 41 इंटू 5 करूँगा तो 410 का आधा 205, तो कितना आ जाएगा 615, तो कट गया, इसका मतलब ये 150 आएगा। तो 150 इंटू 3 कितना हो गया, 15 इंटू 3 45, तो 450 हो जाएगा। ये किसकी कॉस्ट होगी, ट्राउजर की कॉस्ट होगी। अभी सिर्फ ट्राउजर की कॉस्ट आई है कितनी 450, जब ट्राउजर की कॉस्ट 450 है तो शर्ट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, शर्ट इक्वल्स टू 4/3 इंटू 450, तो ये दोबारा 15 से कटेगा, ये कितना आ जाएगा 600, तो एक शर्ट की कॉस्ट 600, एक ट्राउजर की कॉस्ट 450। पूछा क्या है 2 शर्ट्स और 2 ट्राउजर्स, क्या पूछा है 2 शर्ट्स, तो 2 इंटू शर्ट की 600, 2 इंटू ट्राउजर की 450, तो 1200 प्लस 900 कितना आया 2100, आंसर है बिल्कुल है, ठीक है। चलें आगे, चलो x प्लस वाई दिया है, y प्लस जी दिया है, x प्लस जी दिया है, x प्लस वाई प्लस जी चाहिए हमको। तो क्या मैं अगर तीनों को ऐड कर दूं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस x प्लस जेड, तो मेरे पास क्या बन जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z बन जाएगा। और ये किसके बराबर बनेगा 18 और 12 कितना हो गया 30 और ये 45, तो ये किसके बराबर आ गया 45। यहाँ से 2 कॉमन लिया, x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर आ जाएगा 45। यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर आ जाएगा 45/2, जो कि है 22.5, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन तो नहीं है, क्वेश्चन खत्म हो गए। अब हमारा जो कंसेप्ट बचता था एक, वो कंसेप्ट में लेके आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। उनको पहले मुझे क्वेश्चन ढूंढने दो, हाँ यहाँ पे ये था। चलो लास्ट में चलते हैं और इसको कंसेप्ट को देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, पहले तो मैं कंसेप्ट ही समझा देता हूँ फिर क्वेश्चन समझाता हूँ। मुझे बताओ मेरा पास एक नंबर है 12, ये 12 बना कैसे, 12 कैसे बना, अगर मैंने 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे क्यों किया आपने सर, ऐसा क्यों किया मैं बताता हूँ। ये 12 है, ये है 1s प्लेस और ये है 10s प्लेस, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्टार्ट जब होता है तो यहीं से पढ़ते हैं। तो 10s प्लेस मतलब 10s प्लेस वाले को किससे मल्टीप्लाई किया मैंने 10 से, 1s प्लेस वाले को किससे मल्टीप्लाई किया 1 से, तो क्या बन गया ये नंबर मेरा बन गया 12। क्या सर सारे नंबर को मैं ऐसे करूँ, ऐसे बनाऊँ तो बनेगा क्या, हाँ बिल्कुल बनेगा सर। और कोई नंबर लेके बताओ, मैंने ले लिया 45, 45 कैसे बना, ये 1s प्लेस है, ये 10s प्लेस है, इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 40 + 5 45 बन गया। सर ये तो जादू हो गया। सर एक काम करो 3 वालों को भी करके बता दो, हमें थोड़ा सा क्या हो जाएगा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो 3 वाला नंबर ले लो 121, ये क्या है 1s प्लेस पे, एक सेकेंड, ये क्या है 1s प्लेस पे, ये क्या है 10s प्लेस पे, ये क्या है 1000s प्लेस पे। अब सर 1000 प्लेस पे इसका मतलब क्या, सॉरी 1000 मतलब बोल रहा हूँ 100 प्लेस पे, 1000 कहाँ से आ गया पहले, 10 के बाद 100 आएगा, ये 100 प्लेस पे। सर 100 प्लेस इसका मतलब इसको 100 से करना पड़ेगा क्या, बिल्कुल 100 से करना पड़ेगा। इसको मैंने 100 से किया, ये 10s प्लेस पे है, इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, ये 1s प्लेस पे है, इसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया। सर बताओ करके ये कितना आ गया 100 × 100, 22 × 10 20, और ये कितना आ गया 121 आया। सर ये तो जादू हो गया, बहुत सही, ठीक है। ये समझ आया आपको क्या होता है। अब ये 1 और 2 जो है ना इसमें, इसको हम क्या बोलेंगे, ये हैं डिजिट्स। 1 और 2 क्या है, ये डिजिट्स हैं हमारे पास। तो इन 2 डिजिट्स को मिला के हमारे पास क्या बना है, नंबर बना है। 10s डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करके, 1s डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करके, ऐड करके जो आएगा वो हमारे पास नंबर बनेगा। समझ आया। अब चलो, अब मैं बोलता हूँ हमारे पास डिजिट है x और y। 1 सेकेंड, अब मैं क्या लेके चलता हूँ, अब मैं एक वेरिएबल की फॉर्म में लेके चलता हूँ। मैं बोलता हूँ मेरे पास एक
नंबर है जिसके डिजिट्स हैं एक्स और वाई। मैंने क्या बोला, नंबर है लेकिन एक्स और वाई क्या है, उसके डिजिट्स हैं। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना इस चीज़ को। ये क्वेश्चन अभी शायद कांस्टेबल में भी रिसेंट आया था और ये बच्चों से क्वेश्चन नहीं होता है। 90% बच्चे जो हैं जिनको मैथ वीक है, नहीं होता है उनसे क्वेश्चन, कुछ भी कर लें क्वेश्चन नहीं हो पाता उनसे। एक बार समझोगे, कोई भी क्वेश्चन लगाओगे इसके रिलेटेड, क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। मैंने क्या बोला, एक्स और वाई क्या है हमारे पास, डिजिट है किसी नंबर के। तो एक्स और वाई जब मैंने ऐसे लिखा, इसका मतलब आपको पता चल गया, ये मैंने वंस प्लेस पे लिखा है, ये मैंने टेंस प्लेस पे लिखा है। अगर मैं बोलूंगा इससे नंबर क्या बनेगा, तो आप लोग क्या बोलोगे, सर 10 को कर दो एक्स से मल्टीप्लाई, 1 को कर दो वाई से मल्टीप्लाई, तो नंबर क्या बन गया, 10x प्लस वाई। ठीक है सर, ये तो समझ आ गया। अगर मैं क्या कर दूं, y यहाँ पे लिख दूं, x यहाँ पे लिख दूं, तो अभी मैंने किया क्या, ये अभी मैंने डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया। मैंने क्या किया, डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया। जब मैंने डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया, अब वंस प्लेस पे क्या आ गया, x आ गया, टेंस प्लेस पे क्या आ गया, y आ गया। अब नंबर क्या बनेगा, 10y प्लस x। हाँ सर, अब समझ आ गया बिल्कुल सही से। तो अब हमें पता चल गया, एक्स वाई बोला होगा तो नंबर क्या बनेगा, 10x प्लस वाई, और वाई एक्स बोला होगा तो 10y प्लस एक्स बनेगा, जब ये डिजिट्स बोले होंगे तो। हाँ सर, आ गया समझ। अब क्वेश्चन लेके बताओ। चलो अब क्वेश्चन करते हैं, बताता हूँ क्वेश्चन में कैसे आता है क्वेश्चन। चलो, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12। क्या बोला गया है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। हमारे पास एक 2 डिजिट नंबर है, एक्स और वाई क्या हो गया, 2 डिजिट नंबर हो गया, ये इसके डिजिट है, उनके डिजिट्स का सम बोला है। तो एक्स और वाई डिजिट से तो होते हैं ना, अभी मैंने बताया। तो इनके डिजिट्स का सम कितना है, 12। तो मैं क्या करता हूँ, इनके डिजिट्स का सम मतलब x प्लस वाई किसके बराबर दिया है, 12 के बराबर दिया है। उसके बाद क्या बोला है, ऑन एडिंग 36 टू द गिवन नंबर। अगर मैं गिवन नंबर में, ये तो डिजिट्स थे, इसका नंबर क्या बनेगा, 10x प्लस वाई। समझ आ गया, बिल्कुल सर समझ आ गया। क्यों आया, क्योंकि ये 10 प्लेस पे था, 10 से मल्टीप्लाई, ये 1 प्लेस पे था, 1 से मल्टीप्लाई, तो ये बन गया नंबर। अब उसने बोला क्या है, अगर मैं 36 ऐड करूं गिवन नंबर में, ये वाला पहला इक्वेशन हो गया खत्म, इसको छोड़ो। ऑन एडिंग 36 टू द गिवन नंबर, तो गिवन नंबर क्या है, 10x प्लस वाई। इसमें जब मैं 36 ऐड करूं तो क्या होता है, डिजिट्स रिवर्स हो जाते हैं। तो डिजिट्स क्या हो जाते हैं, रिवर्स, मतलब पहले डिजिट्स एक्स वाई थे, अब डिजिट्स क्या बन रहे हैं, वाई एक्स। तो अगर अभी डिजिट्स वाई एक्स बन रहे हैं तो नंबर क्या बनेगा, 10y प्लस एक्स। हाँ सर, अब समझ आ रहा है। तो अब नंबर क्या बन जाएगा, 10y प्लस एक्स बन जाएगा। सर उन्होंने तो डिजिट के बारे में बोला था, आपने यहाँ पे नंबर क्यों लिखा, क्योंकि अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर लिख रहा हूँ, मुझे राइट हैंड साइड पे भी क्या लिखना पड़ेगा, नंबर ही लिखना पड़ेगा। सर एक बार फिर से बता दो इसको, सबको मिटाओ और फिर से बताओ। चलो ठीक है, ध्यान से सुनना फिर से। क्या बोला है, पहले उसने बोला है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर क्या, 2 डिजिट्स क्या है, एक्स और वाई। यहाँ से नंबर क्या बनेगा, 10x प्लस वाई। ये क्या है, डिजिट्स, ये क्या बना, नंबर बना ठीक है। अब उसने क्या बोला है, जब 36 ऐड करोगे नंबर में, तो ये नंबर में क्या करेंगे, जब 36 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिजिट्स रिवर्स हो जाएंगे। तो डिजिट्स जब रिवर्स हो जाएंगे, तो अगर इस साइड नंबर है तो इस साइड भी क्या होगा, नंबर। तो डिजिट रिवर्स जब हो जाएंगे तो नंबर क्या बनेगा, 10x प्लस वाई। और पहला इक्वेशन क्या दिया था, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, डिजिट का सम कितना था, 12। और दूसरी इक्वेशन क्या बोला था, इनका सम कितना था, 12। ठीक है, तो अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ पहले थोड़ा सा। तो ये 10x प्लस वाई प्लस 36 माइनस 10y माइनस x इक्वल्स टू 0। तो 10x में से x गया तो क्या बच गया, 9x। 10y में से y गया तो क्या बचा, माइनस 9y। 36 को मैं उस तरफ ले जाता हूँ तो माइनस 36। एक इक्वेशन ये बन गई, तो दूसरी क्या बनेगी, ये वाली, x प्लस वाई इक्वल्स टू 12। ठीक है, समझ आ गया। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मुझे 9 कॉमन दिख रहा है, तो मैं क्यों इसको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से करूँगा, जब मुझे 9 ऊपर कॉमन दिख रहा है। तो जब 9 कॉमन दिख रहा है तो मैं क्या करूँगा, ऊपर वाली इक्वेशन से 9 कॉमन निकालूंगा। 9 कॉमन निकालूंगा तो x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 36। इसको मैं काटूंगा तो क्या बन जाएगा, 9 इंटू 4 36। तो पहली इक्वेशन बन गई x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 4, x प्लस वाई इक्वल्स टू 12। अब मैं जा सकता हूँ एलिमिनेशन और उसे। तो अब मुझे y और y क्या दिख रहा है, ये माइनस में ये प्लस में है, तो दोनों का क्या करूंगा, ऐड करूंगा तो ये गया। यहाँ से 2x यहाँ से ऐड करूंगा तो क्या आएगा, 12 में से 4 गए, कितना बचा, 8। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। जब x की वैल्यू 4 आई
तो मुझे किसी भी इक्वेशन में पुट करो। 4 + y = 12, तो y = 8। अब मेरे पास x कितना आ चुका है 4, y कितना आ चुका है 8। अब मैंने नंबर क्या लिया था स्टार्ट में 10x + y, तो नंबर किसके बराबर हो जाएगा 10 × 4 + 8, तो 40 + 8 नंबर किसके बराबर हो जाएगा 48। क्या आंसर है? बिल्कुल है। अब ऑप्शन में 84 भी है, 84 गलत हो जाएगा क्योंकि आपने नंबर लिया था 10x + y स्टार्ट में। ये जो 84 बनेगा ये बनेगा डिजिट्स को रिवर्स करके, क्योंकि तब नंबर क्या था 10y + x, तो ये 10y + x है। आपने कितना लिया था स्टार्ट में 10x + y, तो आंसर कितना आ जाएगा 48 आएगा आंसर, याद रखना। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। अच्छा कंसेप्ट था, आराम से होगा। इसका एक क्वेश्चन पीछे भी था, अब मुझे भूल गया क्वेश्चन कहाँ पे था, वो आप लोग क्वेश्चन खुद करोगे, ठीक है। अब मैं नहीं करूँगा वो सॉल्व। हाँ, ये मैं आपको इक्वेशन बना देता हूँ, सॉल्व आप खुद करोगे। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 10, तो सम ऑफ डिजिट्स कितना दिया है 10, तो इसका नंबर कितना बनेगा 10x + y बन जाएगा। अब वो बोल रहा है जब डिजिट्स को इंटरचेंज करेंगे, जब डिजिट्स को क्या करेंगे इंटरचेंज, तो पहले डिजिट्स क्या थे xy, अब डिजिट्स क्या हो गए yx, तो अब नंबर कितना बन जाएगा 10y + x। जब डिजिट्स को इंटरचेंज किया तो वो बोल रहा है नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी 18 से। तो जब डिजिट को इंटरचेंज किया तो अब इस नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कम हो जाएगी, जितना पुराना नंबर था उसमें से 18 निकाल दो। इक्वेशन को पढ़ना भी आना चाहिए, इक्वेशन को पढ़ना आना चाहिए तभी इक्वेशन बनेगी। क्या बोला, जब डिजिट्स को क्या करेगा इंटरचेंज, जब डिजिट को इंटरचेंज किया तो नंबर क्या बना ये। अब नंबर की वैल्यू डिक्रीज हो गई, मतलब पहले जो था उसमें से 18 क्या हो गए डिक्रीज हो गए, ठीक है, समझ आया। तो बिल्कुल आसान सा है, ठीक है। तो ये इक्वेशन आप आराम से कर सकते हो, लेकिन एक सेकेंड, ओ शिट, सॉरी, यहाँ पे क्या दिया था इंक्रीज दिया था और मैंने क्या ले लिया डिक्रीज, तो इंक्रीज है तो +18 कर दोगे बस, बाकी इक्वेशन सारा सेम रहेगा। अब ये 2 इक्वेशनें बनेंगी, एक ये इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन इसको सॉल्व करके बनाओगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे। नंबर आपने क्या लिया था 10x + y, जितनी भी x की वैल्यू होगी उसको 10 से मल्टीप्लाई, जितनी भी y की वैल्यू होगी उसको 1 से मल्टीप्लाई, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका होमवर्क हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन है जो आपको खुद से करने हैं। तो मैंने बहुत सारे MCQs आपके इसके ले लिए हैं, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर करा दिए हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया है अगर तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आपको अगर अपडेट, ये मैं इसकी PDF जो है ये मैं आपको डाल दूंगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक मैंने यहाँ पे दे रखा है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वहाँ से ये PDF उठा सकते हो, PDF ले सकते हो। जो कल वाला लेक्चर था उसकी भी मैं PDF डाल दूंगा, वहाँ से आप PDF और नोट्स भी अपने बना सकते हो, और आप बनाना चाहो तो अच्छा रहता है, आप खुद से बनाओ तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारे जिस पे भी आएगी आपको अपडेट कर दिया जाएगा, 1 शॉट 1 चैप्टर, ठीक है, फॉरेस्टर और अदर JK SSB एग्जाम जितने भी है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, शुक्रिया, गुड नाइट, थैंक यू।